अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है। तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स से बंद किया हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी नहीं पहुंच सके थे, जिसके बाद इमरान खान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कारकुनों को हिदायत दी थी कि अगले जुमे यानी आज डी चौक पर एहतजाज करे और साथ ये भी कहा था कि जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 दिन लगे, लेकिन हर सूरत डी चौक पहुंचना है। मगर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुसलसल PTI के कारकुनों से एहतजाज मौखर करने का कह रहे हैं और खबरदार कर रहे हैं कि एहतजाज ना किया जाए। मगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हर हाल में डी चौक पहुंचने का ऐलान कर रहे हैं और वाजे कर रहे हैं कि एहतजाज मुलतवी करने की कॉल सिर्फ इमरान खान ही दे सकते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं होगा हम आगे जाते जाएंगे और हमारी मंजिल डी चौक है। आज वापस आएंगे कि नहीं, कल तक का प्रोग्राम है? इंशाल्लाह जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। बिल्कुल धावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे, बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आइनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, उनकी ख्वाहिश है तो वो होनी नहीं पूरी। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जो लोग भी प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं वो एक दफ़ा दोबारा अपनी बात पे गौर करें। हमने उनसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है जो वो कर रहे हैं और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा 17 तक जो है इस्लामाबाद का सेंसिटिव दिन है, क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुंच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल संगीन होती जा रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही, जबकि ब्लू एरिया और दीगर कई मकामात पर पुलिस और PTI के कारकुनान में झड़पें भी हुई। पुलिस ने PTI कारकुनों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि PTI कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी कई PTI कारकुनों की गिरफ्तारी की इतलात है। अली अमीन गंडापुर का काफिला 2 घंटों तक बुरहान इंटरचेंज के करीब रुका रहा, जहां PTI के कारकुनों ने करीबी झाड़ियों में आग लगा दी। जबकि रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर PTI के कारकुनान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने शेलिंग भी की है। जबकि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के पेश नज़र आज इस्लामाबाद में फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसके मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान 5 से 17 अक्टूबर तक फौज इस्लामाबाद में तैनात रहेगी। जबकि ज़राए का कहना है कि आज रात 12 बजे इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से। बैरिस्टर सैफ, शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त क्या हालात हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या वापस पेशावर जाएंगे या डी चौक ही पहुँच कर रहेंगे? नहीं, वो इंशाल्लाह डी चौक पहुंचेंगे और मोहसिन नकवी साहब को वहां पे चाय की दावत देंगे। उनको इंशाल्लाह हम स्टायरोफोम के कप्स में चाय पिलाएंगे और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और फिर जब इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म होगा तो हम वापस होंगे। अभी तो वो मोटरवे पर हैं और जुलूस की क़यादत कर रहे हैं, हज़ारों कारकुन उनके साथ हैं और मेरे ख्याल में जितने हमारे कारकुन हैं तकरीबन उतने ही पुलिस ने जो है वो आंसू गैस शेल फायर किए हैं और रबर बुलेट्स इस्तेमाल की जा रही हैं और जुल्म और सितम का एक मंजर है जो वहाँ पे पुलिस की जानिब से पेश किया जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हम वहीं हैं और आगे ही बढ़ेंगे और डी चौक हमारी मंजिल है। साहब, क्या मकसद है डी चौक मंजिल होने का? वहाँ धरना देना चाहती है तहरीक इंसाफ फिर से? देखें,
देखें, डी चौक पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का ही एक चौक है और हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का आईन आर्टिकल 17 हमें सियासी सरगर्मियों का हक देता है और सियासी सरगर्मियों में एहतजाज एक बुनियादी हक है। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को जिस तरह चलाया जा रहा है और जिस तरह इसके आईन के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको हम रोकें और उस पर एहतजाज करें। और ये जो आईनी तरमीम के नाम पे कौम को धोखा दिया जा रहा है और किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है और वो इसलिए दी जा रही है कि इस पूरे प्रोसेस को वो करें, क्या कहते हैं, सबोटाज करें और जमहूरी हुकूमत को ख़राब करें, तो उसके लिए हम बिल्कुल एहतजाज करते हैं और ये हमारा हक है और हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये गैर आईनी इक़दाम। आप कह रहे हैं वज़ीर दाखिला को चाय पेश करेंगे, वज़ीर दाखिला तो कह रहे हैं कि आपके काफिले में जो कारकुनान शामिल हैं वो असलहे से लैस होकर धावा बोलने के लिए आ रहे हैं इस्लामाबाद। जी बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। वजीर दाखिला साहब मुकम्मल तौर पर गलत बात कर रहे हैं और अगर उनको इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं तो उनको चाहिए कि अपने इंटेलिजेंस के जो इदारों के एहलकार हैं उनका एहतसाब करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये एहतजाजी प्रोग्राम है, ये तो हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को पुरअमन तरीके से करने का तो हमारे मफाद में है। कैसे हो सकता है कि हम एक तरफ एहतजाज करें, हम अपनी खवातीन को साथ लेकर आ रहे हैं उस एहतजाज में, हमारी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में खवातीन मौजूद हैं, वर्कर्स हैं। क्यों हम चाहेंगे कि हम मसला लेकर आएं और हालात को ख़राब करें और ऐसा माहौल पैदा करें जहां हमें भी नुकसान हो और हमारी फैमिलीज को भी नुकसान हो और मुल्क को भी नुकसान हो। हम तो मुल्क की बेहतरी के लिए आ रहे हैं। वो अलबत्ता झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी तारीख है गुलू बटों वाली। ये हमेशा से जलूसों में, दीगर पार्टियों के जलूसों में अपने मुसल्लह कारकुनों को दाखिल करवाते हैं और फिर उनके जरिए कोई गैर कानूनी काम करवा कर पुलिस को मौका देते हैं कि वो एक्शन ले। आपको याद है लाहौर में जो मिनहाजुल कुरान के दफ्तर में जो कुछ हुआ, वहां पर तो इन्होंने हमला औरतों को भी गोलियां मारी हैं, दिन दहाड़े मारी हैं, कैमरों के आगे मारी हैं। इनका तो पुराना रिकॉर्ड है। अगर कुछ होगा तो ये खुद जिम्मेदार होंगे। और आज सुबह ही मैंने ये बयान जारी किया है कि इन्होंने अपने लोगों को मुसल्लह करके हमारे जुलूस को ये खराब। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास असलहा है या इससे पहले वो इंतशार में मुलविस पाए गए हैं। अब आप तो सिविल हुकूमत की बात कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद इंतजामी की बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, आज रात 12 बजे से इस्लामाबाद में तमाम जगहों पर फौज की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ क्या करेगी? फौज से मुकाबला करेंगे फिर आप? नहीं, हम फौज से क्यों मुकाबला करेंगे? फौज के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान की फौज है, कोई इसराइल या भारत की फौज नहीं है। ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी फौज है। हम उनका एहतराम करेंगे और मुझे यकीन है कि वो हमारे अपने आईन का और कौम का एहतराम करेंगे और हम पाकिस्तानी कौम का भी वो लिहाज और ख्याल करेंगे। तो फौज हमारी हिफाजत के लिए, हम ना किसी सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, ना किसी अहम फौजी या सिविलियन तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हम एक डी चौक में आके एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। डी चौक एक खुला मैदान है, उसमें एहतजाज करेंगे और फौज का अगर कोई वहां पे एहलकार मौजूद है तो उसको हम फूलों का गुलदस्ता भी पेश करेंगे। हमारा कोई इशू ही नहीं है फौज के साथ। और फौज की तैनाती तो जो शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हवाले से जो अहम जगह हैं जहां उनका इजलास होने, शायद उसकी हिफाजत के लिए वो आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने के लिए तो नहीं आ रहे। वो डी चौक से वो वफूद डी चौक से नहीं गुजरेंगे बैरिस्टर साहब, उसके बगैर ही हो जाएगा इस्लामाबाद का दौरा। मेरे भाई, आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं भी इस्लामाबाद को जानता हूँ। डी चौक से कोई वफूद नहीं गुजरते और ये एक जमहूरी मुल्क का जमहूरी निज़ाम का ये खासा है कि एक तरफ एहतजाज हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ सरकारी काम हो रहे होते हैं। ये कोई एक दूसरे के साथ तजाद दोनों में नहीं है। हम कोई मुसल्ला बगावत करने नहीं आ रहे, हम एक जमहूरी एहतजाज करना चाहते हैं। और एक बात आपको बताऊँ, ये जितने ममालिक आ रहे हैं इनके वफूद हमारा एहतजाज देख के खुश होंगे और पाकिस्तान की जमहूरी अक़दार की मजबूती की तारीफ करेंगे कि यहाँ पर एहतजाज करने का हक है और आईन के मुताबिक एक बड़ी सियासी पार्टी को एहतजाज करने की इजाजत है। और वो कितने पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, ये इस मुल्क का एक बहुत बड़ा जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। बैरिस्टर साहब, अब एक तनकीद जो तमाम ही जमातों की जानिब से तहरीक इंसाफ पे की जाती रही माजी में, वो ये है कि हमेशा तहरीक इंसाफ ऐसे मौके पर जरूर एहतजाज का फैसला करती है जब किसी गैर मुल्की वफ्द को पाकिस्तान आना हो, किसी गैर मुल्की सरबराह को पाकिस्तान आना हो। और ऐसे मौके पर जब मलेशिया के वज़ीर आज़म यहाँ पर थे, अब शंघाई ताउन तंजीम का समिट यहाँ पर होना है जिसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा ने भी आने का ऐलान कर दिया है। उस सूरत में मोहसिन नकवी बार बार ये कह रहे हैं कि ये हसास दिन है जिसके लिए हमें हिफाजत बनाना यहाँ पर यकीनी है इस्लामाबाद में। उस सूरत में तहरीक इंसाफ एहतजाज मौखर कर दे,
कोई उनकी इन बातों की आपकी नज़र में अहमियत नहीं है? इतने बड़े पैमाने पे ये समिट होने जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी, उसके इंतज़ामात के हवाले से कोई अपील आपके लिए अहम नहीं है? जुनैद साहब, पहली बात तो यह है कि आपने मेरी बात बीच में काट दी। मैं बात करना चाह रहा था, आपने मेरी बात काट के एक साइडेड बयान शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जमहूरी निजाम में एहतजाज का हक हर किसी को हासिल है, हम भी वही हक इस्तेमाल ये बात तो कर रहे हैं। आपकी सुन ली थी। जहां तक आपके मेहमानों का ताल्लुक है और ये बात कहना कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि हमें मुल्क की परवाह नहीं है, तो मोहसिन नकवी साहब गलत बात कर रहे हैं। हमें बिल्कुल परवाह है। हम एक जमहूरी मुल्क हैं, एक जमहूरी पार्टी है और हम एक जमहूरी हक कर रहे हैं। या तो आप इस तरह करें कि जो आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस को तोसी दी जा रही है ना, उसमें एक शिक और भी डाल दें कि आज के बाद आर्टिकल 17 भी जो है डिफंक्ट हो गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं रही, वो कर दें। उसके बाद फिर हम पर पाबंदी लगाएं। लेकिन अगर आर्टिकल 17 मौजूद है, आर्टिकल 15 मौजूद है, तो हमें नकलो हमल की भी आजादी है, नकलो हरकत की भी आजादी है और हमें एहतजाज की भी आजादी है। और दूसरी बात यह कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो आ रहा है वो तो बहुत बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं। तो जो जमहूरियत का दावा करते हैं, क्या उसको आप ये दिखा रहे हैं कि आपने एहतजाज को कैंसिल कर दिया? आपने 10,000 कंटेनर जो हैं, कंटेनरों के पहाड़ इस्लामाबाद में खड़े किए हुए हैं। अगर आप उसको वो दिखाना चाह रहे हैं तो ये फिर आपके जमहूरियत की शक्ल है। हम तो उनको एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अपना इन्हीं हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जयशंकर साहब को भी दावत देंगे, वो भी आए हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमसे हमारे लोगों को एड्रेस करें और देखेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी मजबूत जमहूरियत है, जहां पे हर किसी को एहतजाज का हक है। बैरिस्टर सैफ, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर क्या है, हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर सेनेटर मुसद्दिक मलिक से। मुसद्दिक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है, बैरिस्टर सैफ से हमने बात की कि आर्टिकल 17 के तहत उन्हें एहतजाज का हक हासिल है, वो तो डी चौक पहुंचकर चाय पिलाएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, और किसी भी उनके कारकुन के पास कोई असला नहीं है, उनका कोई इरादा ही नहीं है धावा बोलने का इस्लामाबाद पर। तो भाई, जब वो ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पर आएंगे और इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे और किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, तो वो क्या गलत बात कर रहे होते हैं? मैं झूठ कहूंगा तो बुरा लगेगा, मगर क्या गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं? जब वो ये कहते हैं कि हम आएंगे और हम जेल के ऊपर धावा बोलेंगे और जेल तोड़ के इमरान खान को साथ ले जाएंगे, तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो भी कोई सियासी बयान होता है सिर्फ क्या? और अगर ये तमाम सियासी बयान है तो फिर 9 मई को जब उन्होंने शहीदों की गर्दनें काटी, उनके मुजस्मों की, और उन्हें पटखा सर के ऊपर से, या कोर कमांडर के घर को आग लगाई, या सरगोदा की बेस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और जहाज़ों को आग लगाई, या GHQ की तरफ रवाना हुए और बार बार कहा कि GHQ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो सब क्या मजाक था? जब एक पार्टी धमकियां दे, और ना सिर्फ धमकियां दे बल्कि जब उनको मौका मिले उस पर अमल पैरा भी हो, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ 9 मई का किस्सा याद दिलाया है। अगर आप कुछ 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, तो जब PTV के ऊपर कब्जा करके विक्ट्री के निशान बनाए थे, वो भी आपके सामने है। जब वो एक DIG SSP की रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, तब भी वो आपके सामने है। जब पार्लिमान की दीवार क्रेन लगाकर तोड़ी थी और उस पर काबिज हुए थे, वो भी आपके सामने है। अब एक पार्टी जो पार्लिमान पे कब्जा करे, सेक्रेटेरिएट को बंद करे, गैर मुल्की फोर्सेस की तरह PTV पे आके काबिज हो, कोर कमांडर का घर जलाए, फौज के अंदर बगावत की कोशिश करे, GHQ पे हमला करे, और ये तमाम करने के बाद थ्रेट करे कि हम जेल तोड़ देंगे या इस्लामाबाद आ जाएंगे, तो आप बताइए कि फिर सरकार का क्या काम है? वो लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ कैसे करे? मुसद्दिक साहब, आपने सवालात भी उठाए, तनकीद भी की है तहरीक इंसाफ के इक़दामात पर, लेकिन इससे पहले हमें मुख्तलिफ हिकमत अमली भी नज़र आई हुकूमत की। जब पैगाम रसानी के ज़रिए से ये पैगाम पहुँचाया गया इमरान खान साहब को जेल में कि एहतजाज को मौखर कर दिया जाए, जलसे को मौखर कर दिया जाए, इस वक्त जब इतने हसास हालात हैं कि फ़ौज तैनात की जा रही है, शंघाई ताउन तंजीम के समिट के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, मलेशियन वज़ीर आज़म अभी गए हैं पाकिस्तान से, उस सूरत में हुकूमत ऐसा कोई रास्ता अख्तियार करने के बारे में नहीं सोच रही? चूँकि उनके सभी लोग तहरीक इंसाफ के अलमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर सैफ हों, वो कहते हैं, या शेख वकास अकरम हों जिन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात की, वो कहते हैं कि इमरान खान करेंगे फैसला कि एहतजाज करना है या नहीं करना, मौखर करना है तो वो भी फैसला वो करेंगे। जी, हमसे तो जुनैद साहब वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हम कहते हैं किनसे बात करेंगे, तो वो कहते हैं उनसे बात करेंगे जिनका कब्र तक पीछा करेंगे। तो फिर अवाम उनसे पूछते हैं कि आप उनसे बात करेंगे
जिनका कब्र तक पीछा करेंगे या बात करेंगे। 7 बगावत करवाने की कोशिश करते हैं, 7 फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, 7 कहते हैं हम कब्र तक पीछा करेंगे और 7 गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह के वास्ते किसी को मुकर्रर कर दें जो हमसे बात कर ले। तो ये तमाम बातों में आपको कोई मुनासबत नजर आती है? हमसे वो कब बात करते, कब उनने कहा कि हम बात करना चाहते हैं? जब भी बात करने की, यानी आपको याद होगा एक वो दौर था जब इमरान खान साहब जैसे तैसे इलेक्शन में भी सिलेक्ट होकर आ गए थे और हमारी तरफ से ये कहा गया था उस सब के बावजूद कि आप आगे बढ़ें, मुल्क की खिदमत करें, हम आपके साथ हैं, आप क्रेडिट लें, सेहरा आपके सर बंधेगा। लेकिन क्योंकि मुल्क आगे बढ़ेगा तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे साथ आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आप मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाएं, लोगों को रोजगार दें, लोगों की जो महंगाई की शरह है जिसने कमर तोड़ी हुई है उसे ख़त्म करें, तमाम सेहरा आपके सर, हम आपके किसी मुआशी इक़दाम की मुखालफत नहीं करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया भाई? बिल्कुल इसी तरह जब मुल्क पे हमला हुआ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इमरान खान ने क्या कहा? तो आपको एक पैटर्न नहीं नजर आता कि कोई भी चीज मस्बत जो है वो उनके यहाँ काम नहीं करती। वो हर दफा किसी भी मस्बत तजवीज को या किसी मस्बत रवैये को कमजोरी समझते हैं। वो फौज को भी कमजोर देखना चाहते हैं, वो मुल्क की पार्लिमान को भी कमजोर देखना चाहते हैं, वो सियासी ऑपोजिशन को भी कमजोर देखना चाहते हैं और हकीकत यह है भाई कि अपनी पार्टी को भी कमजोर देखना चाहते हैं। एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे, दूसरे को तीसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे, को 50 धड़ों में तो पार्टी बांट दी कि कहीं कोई सामने खड़ा ना हो जाए। तो अब आप बताइए इन हालात में कौन किससे बात करेगा? मुसादिक साहब, अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, आपने कहा इसका हल फिर कौन निकालेगा? आपकी सिविल हुकूमत या फिर फौज? देखिए हमारे यहाँ तो हमारे पास तो जितने भी एवेन्यूज हैं, ताली तो 2 हाथ से बजती है ना। हमारी तरफ से तो आपको कोई, हमने ऐसी जबान नहीं बोली जिसके बाद हम कहें कि कोई बात नहीं हो सकती। तो हम तो बैठे हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अजीब बात नहीं है कि एक सियासतदान है जो कहते हैं सिर्फ पार्लिमानी ताकतों से और सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो अगर एक शख्स आपसे बात करने को तैयार नहीं जुनैद साहब, तो आप बताइए आप कैसे उससे बात करेंगे? कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। और जिनसे वो बात करना चाहते हैं उनको भी इंटिमिडेट करके बात करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि बगावत हो जाएगी, गदर मच जाएगा, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। जब थ्रेटन किया जाता है कि हम पुलिस लेकर आएंगे, यानी एक सूबे की पुलिस लाएंगे और दूसरे सूबे या वफाक पे हमला करेंगे, और अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो उसको मलिया मेट कर देंगे, तो आप मुझे बताइए जुनैद साहब, अगर आपके पास जिम्मेदारी हो लोगों की हिफाजत की और कोई कहे मैं जेल तोड़ दूंगा, मैं कब्जा कर दूंगा, मैं पुलिस लेकर आ रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? सेनेटर मुसादिक, कई महाजों का फिर सामना है इस वक्त हुकूमत को, उसमें एक बड़ा मसला आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में लाना और उनको मंजूर करवाना भी है। उसमें इस वक्त हुकूमत कहाँ पहुंची है? बताया ये जा रहा है कि अब तैयारी कर ली है हुकूमत ने, आईनी तरमीम को मंजूर करवाना है 12 अक्टूबर से पहले। ऐसा ही है क्या, और क्या किया जा रहा है इसके लिए हुकूमत की तरफ से? जुनैद साहब, तरमीम तो उस वक्त होंगी जब हाउस में मेजॉरिटी होगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल क्लियर है कि तरमीम की जरूरत है। यानी जब एक चीफ जस्टिस साहब एक ही मामले के ऊपर एक फैसला करें और थोड़ी देर के बाद दूसरे चीफ जस्टिस साहब कोई बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला करें, तो इसका मतलब है कि आइन में तरमीम की ज़रूरत है, आइन में वजाहत की ज़रूरत है या कानून में वजाहत की ज़रूरत है। एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान का जो पुराने फैसलों की बुनियाद पे चलता है, जब आपने फैसला करना होता है तो आप पुराने फैसलों की मिसाल देते हैं, जिसको प्रेसिडेंट बेस्ड जुडिशल सिस्टम कहते हैं। अब एक ऐसे सिस्टम में अगर एक फैसले का सर पैर दूसरे फैसले से ना मिले और एक तसलसल से ना मिले, तो आप बताइए कि क्या आईनी और कानूनी तरामीम की ज़रूरत है या नहीं। जब कहा जाए कि आप वजाहत करें आइन की और वो अदालत में बैठ के फैसलों के ज़रिए आइन साजी या आइन लिखना शुरू कर दें,
तो आप बताइए कि कहां पर गुंजाइश है कि कोई भी चीफ जस्टिस जो हैं वो ये कहें कि फलाना वार्ड बॉय इस अस्पताल का लगेगा, ये लगेगा, तुम इतने पैसे चार्ज नहीं कर सकते, तो आटे की बोरी इतने की होगी। अरे भाई, अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट एग्जेक्टिव का काम करना है, हुकूमत चलानी है, आपको कानून को इंटरप्रेट नहीं करना, तो आप आके इलेक्शन लड़ लें, इलेक्शन लड़के जीत जाएं, जीत के फिर फैसला करें आटे की बोरी कितने की होगी, चीनी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट से या एक प्रोविंस से दूसरे में जाएगी या नहीं, कौन सा वार्ड बॉय कहाँ लगेगा किस अस्पताल में, कौन से अस्पताल के सरबराह को कितने पैसे मिलेंगे। जब आप 184(3) जो आपके हकूक की अवामी हकूक के लिए बनाई गई हो एक शिक, उसको इस्तेमाल करें अस्पताल के वार्ड बॉय चेंज करने के लिए, तो आप मुझे बताइए कि फिर आइन में तरमीम की ज़रूरत है या नहीं। तो ज़रूरत तो है, यानी एक नैब का फैसला एक हुआ, फिर दूसरे मरतबा वही फैसला मुख्तलिफ हो गया। एक मरतबा एक फैसला होता है, दूसरी मरतबा दूसरा फैसला होता है। आप मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करके भुट्टो की शहादत तक आ जाएं, और उसके बाद ये जितने फैसले, यानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज को लगाते हैं सुपरवाइजर एक छोटी अदालत पे कि इसको कैद करवानी है, इस एक साहब को, एक वजीर आजम को, मियां नवाज शरीफ को। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जहां पे फाइनल अपील आनी है, जिस जगह अपील आनी है, वो सुपरवाइज करता है उस जजमेंट को कि अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हमेशा के लिए इसको ना अहल करना है। जब इस तरह की चीजें हो रही होंगी तो आइन में तरामीम की जरूरत तो भाई होगी ना। अब तरामीम जब आएंगी तो नंबर पूरे होंगे तो आ जाएंगी, मगर जो ये भी थोड़े दिन पहले हम पे इल्जाम लग रहा था कि वो रूल्स प्रोसीजर्स के अंदर जो तब्दीली है वो आपने क्यों की, तो आपको परसों नजर आ गई ना क्यों की। यानी पूरे सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग अगर एक या दो जज खत्म कर सकते हैं, अदालती निज़ाम को खत्म कर सकते हैं बाय सेइंग कि हम नहीं बैठेंगे, भाई हम नहीं बैठेंगे तो बेंच नहीं बन सकेगा, बेंच नहीं बनेगा तो फैसला नहीं हो सकेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले ना करने के लिए बनाई गई है? तो अगर फैसले करवाने हैं तो ये प्रोसीजर में अमेंडमेंट्स तो करनी पड़ेंगी। अगर फैसलों के अंदर को मुनासबत लानी है तो फिर आईनी और कानूनी तरामीम तो करनी होंगी। और अगर पार्लिमान ये चाहती है कि आइन साजी का हक उसके पास रहे और अदालत के पास ना हो, जो कहीं नहीं होता, तो फिर तो भाई कानूनी तरामीम करनी होगी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आर्टिकल 63 की नजरसानी अपील का फैसला सामने आने के बाद हुकूमत की मुजाविजा आइनी तरमीम के हवाले से एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। तहरीक इंसाफ अपने अरकान को तोड़ने और फ्लोर क्रॉसिंग करवाने के खदशात का इजहार कर रही है और खबरें आ रही हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने जा रही है जिसमें आइनी तरमीम पेश की जा सकती हैं। सैयद इरफान रजा की खबर के मुताबिक सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान PTI के अहदेदारों ने इशारा दिया है कि उन्हें कौमी असम्बली में अपने कम से कम 7 अरकान की वफादारी पर शक है, इसलिए ऐसे इकदाम उठाए गए जिसके जरिए यकीनी बनाया जा सके कि आइनी तरमीम में वोटिंग के दौरान मज़कूर अरकान पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी न करें। खबर के मुताबिक अगरचे PTI के अहदेदारों ने ये वाज़े तो नहीं किया कि वो किन अरकान की तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर अंदरूनी ज़राए समझते हैं कि मज़कूरा अरकान में ऐसे कई MNAs शामिल हैं जिन्हें अब भी कौमी असम्बली की फहरिस्तों में तकनीकी तौर पर आज़ाद तस्वुर किया जाता है। इनमें रियाज फतेहाना शामिल हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, साथ ही मुबारक ज़ेब, अली असगर खान, मोहम्मद असलम घुम्मन, उस्मान अली, ज़हूर हुसैन कुरैशी और औरंगज़ेब खान भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक दूसरी तरफ PTI क़यादत ने सहाफ़ियों से बात करते हुए दावा भी किया है कि वो हुकूमती बेंचेस के 2 अरकान से राबते में है जिन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि वो आइनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। वाज़े रहे कि कल ही तकनीकी तौर पर हुकूमती बेंचेस में शामिल 2 MNAs आदिल खान नबाज़े और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ स्पीकर अयाज सादिक को रेफरेंसेस भेजे गए थे जिन पर इल्ज़ाम है कि वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आदिल खान बाज़ई का ताल्लुक कोयटा से है और रवा साल होने वाले आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी, जबकि दूसरे MNA इलियास मोहम्मद चौधरी का ताल्लुक काफ लीग के इमरान खान का हमदर्द समझे जाने वाले धड़े से है। वाज़े रहे कि इलियास मोहम्मद चौधरी NA 62 गुजरात से तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे और फिर काफ लीग ज्वाइन कर ली थी। मगर सबसे अहम बात यह है कि PTI कम से कम 7 MNAs की वफादारी तब्दील किए जाने के खदशात का इजहार कर रही है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमत आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान पर ही इन्हिसार नहीं कर रही बल्कि दूसरे ऑप्शंस पर भी काम कर रही है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार दिया गया
तो उसके बाद से PTI शिकायत कर रही है और इल्ज़ाम लगा रही है कि आर्टिकल 63A के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया था, मगर चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया है और वो खुद इसके बेनिफिशरी होंगे, क्योंकि हुकूमत की आईनी तरमीम का मकसद चीफ जस्टिस कादी फायजीसा को आईनी अदालत का सरबराह बनाना या उन्हें तौसी देना है। मगर सहाफ़ी हसनात मलिक ने अपनी खबर में दावा किया है कि चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने हुकूमत से कहा है कि मुजवज़ा अदालती पैकेज के लिए उन्हें कंसिडर ना किया जाए, क्योंकि वो 25 अक्टूबर को रिटायर होने का इरादा रखते हैं। ताहम चीफ जस्टिस के नाक़दीन का कहना है कि चीफ जस्टिस का तर्ज अमल दिखा रहा है कि उनके इरादे मुख्तलिफ हैं। ख़ासतौर पर आर्टिकल 63A के साबिक़ा फैसले को वापस लेने के बाद खबर में मजीद दावा किया गया है कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजेस की गैर रस्मी मीटिंग हुई, जिसमें जजेस ने मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया, जिसमें हुकूमत एक नई आला तरीन अदालत बनाने की कोशिश कर रही है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गैर मामूली हालात और चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस के दरमियान तनाव नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने यह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हुकूमत के खिलाफ मखसूस नशिस्तों का फैसला देकर उसके नंबर्स इसीलिए कम कर दिए क्योंकि वो अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम को रोकना चाहते थे। खबरें हैं कि हुकूमत दोबारा पार्लियामेंट में आईनी तरमीम पेश करने की कोशिश का इरादा जाहिर कर रही है और इस पर फिर सवाल उठ रहा है कि क्या हुकूमत ने दोनों ऐवानों में नंबर्स पूरे कर लिए हैं। इस बार मुजवज़ा हुकूमती तरमीम का क्या नतीजा निकलेगा, हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक से। मुनीब साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तैयारी कर ली है फिर से तरमीम लाने की और उसे पार्लियामेंट से मंजूर भी करवा लिया जाएगा। आपने भी कहा अपने तज्ज़िये में कि काम गर्म है और ये काम अब होने जा रहा है। बज़ाहिर लग नहीं रहा कि हुकूमत किस तरह अपने नंबर्स पूरे करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत उन्हें दस्तयाब हो नहीं सकी है, तो फिर ये बात वाज़ेह है कि आर्टिकल 63A पर आने वाले ताज़ा फैसले के बाद ही जो हालात पैदा हुए हैं या उस सूरत में जो राह हमवार हुई है वही रास्ता हुकूमत के सामने है और वही रास्ता हुकूमत अपनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बिल्कुल ऐसे ही है और आर्टिकल 63A का जो फैसला कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और बेशक वो जो 2022 में फैसला किया गया वो कानूनी सुकम उसमें बेशुमार थे, आइन से खुल्लम खुल्ला इनहराफ किया गया और गलत फैसला दिया गया, उसकी तस्हीह की गई, लेकिन जितनी बर्क रफ्तारी से की गई वो अपनी जगह एक मिसाल है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, 3-4 समातों के अंदर फैसला कलअदम करार दिया और 63A अपनी असल शक्ल में मौजूद है। लेकिन जहां तक हुकूमत की तैयारी की बात है तो 63A का फैसला आने से पहले ही हुकूमत ने तकरीबन 41 लोगों का जो ग्रुप है जो कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक अभी भी इंडिपेंडेंट्स हैं, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए तो वो मुकम्मल तौर पर तहरीक-ए इंसाफ के मेंबरान गिने जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कौमी असेंबली के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 41 मेंबरान भी या इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 41 मेंबरान भी इस वक्त इंडिपेंडेंट्स हैं। उन्हीं को टारगेट हुकूमत पहले भी कर रही थी, लेकिन अब दो सूरतें हैं। हुकूमत को ये कंफर्ट महसूस हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई मान ही लेता है तो फिर भी कोई कदगन नहीं है और आराम से वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट कर सकते हैं। दूसरी जानिब ये है कि कुछ लोगों के हवाले से नंबर ऑलरेडी ये कॉन्फर्मेशन हुकूमत की जानिब से जो काफी मुसद्दका ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है और इस दफा दावा ये किया जा रहा है कि सुबकी नहीं होगी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प एलिमेंट है जुनैद साहब वो सेनेट का है। एक तो ये कि सेनेट के अंदर भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें JUI फेस से ताल्लुक रखने वाले चंद आला तरीन ज़राए ये कहते हैं और उन्होंने बात मुझे कंफर्म की है कि उन्हें अपने मेंबर्स का तो नहीं लेकिन चंद शहरी इलाकों से इलेक्ट हुए चंद सेनेटर्स के ऊपर बेशुमार शुबा है और उन्हें ये लगता है कि हुकूमत आसानी से ये तरमीम सेनेट के अंदर भी 2/3 अक्सरियत से पास करवा लेगी। ये एक अहम खबर है। इस वक्त दावे तो यही किए जा रहे हैं कि ये काम मुकम्मल है और हर सूरत में 12 तारीख से पहले ये तरमीम मंजूर करवा ली जाएंगी, ये दावा है हुकूमत का। और जब आप इंडिपेंडेंटली चेक करें तो आपको ऐसी इंडिकेशंस वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है बड़ी वॉलेटाइल सी सिचुएशन है इस वक्त, विद एवरी पासिंग डे चीजें चेंज हो जाती हैं, इनफैक्ट आई वुड से विद एवरी पासिंग आवर। सो हम फाइनलिटी तो इसकी क्या दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त दावा बड़ा स्ट्रांग है हुकूमत का कि हम बिल्कुल मजबूत हैं और हमारा नंबर गेम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सेनेट के अंदर भी हमें परेशानी नहीं होगी और आईनी तरमीम पास करवा ली जाएंगी।
मुनीर साहब, एक बात यह कि अपोजिशन जमातों के सबसे बड़ा खदशा तो एक शख्सियत को लेकर है, उस पर एक ऐसी बेयकीनी पैदा हो गई है जो आपको मालूम है कि ये एक और ओहदे के जब तब्दीली का वक्त आता है उस वक्त ये बेयकीनी पैदा हुआ करती थी पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस कौन होंगे अगले, ये तो हमेशा से ही अगले चीफ जस्टिस सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद होते हैं, अभी भी आप और मैं वो फहरिस्त देख सकते हैं और नए चीफ जस्टिस आके अपना ओहदा संभाल लेते हैं। इस दफ़ा इस पे से बेयकीनी हट नहीं पा रही, तो उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है अभी, और वो 25 अक्टूबर को ही पता लगेगा या फिर आप जो बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर की उससे पता लग जाएगा? देखिए, 12 से पहले तो हुकूमत की मजबूरी है कि ये सब कुछ किया जाए। आपने गुज़िश्ता रोज मौलाना साहब को सुना, उन्होंने फरमाया कि इसको मौखर कर दिया जाए, SCO के बाद 16-17 तारीख के बाद कर लिया जाए, लेकिन हुकूमत हर सूरत में ये पहले करना चाहती है, इसी अगले हफ्ते में करना चाहती है। जहां तक बात एक अहम शख्सियत का है और उन्हीं को लेके क्योंकि सारा मामला चल रहा है, तो उसमें जुनैद साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि अगर वो कहते हैं ना कि अगर कोई एक चीज पॉसिबल ना हो तो जो द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल थिंग या नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, उसके ऊपर भी कुछ चीजें इस वक्त डिस्कशन में हैं, रादर आई वुड से उन पर भी होमवर्क किया गया है हुकूमत की जानिब से। अब एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तो जो लग रहा है इस वक्त, अनलेस के कुछ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना हो जाए, वो तो जनाब मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत एक एपेक्स कोर्ट की बहसियत सिविल एंड क्रिमिनल या टैक्स अपील्स के तौर पर रह जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बन जाती है तो वो इन एनी केस एक सुप्रा बॉडी होगी, और जितने पॉलिटिकल क्वेश्चंस के मामलात होंगे, इंट्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होंगे, वो फिर उसी अदालत के सामने जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की अहमियत यकीनी तौर पर कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के तनाजुर में आज एक बड़ी खबर सामने आई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा और भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा रणधीर जायसवाल ने इस बात का ऐलान सहाफ़ियों को दी गई हफ्तावार ब्रीफिंग में किया, जिसमें उनका कहना था कि भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर की क़यादत में वफ्द को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने अगस्त में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी थी और गुज़श्ता दिनों तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी दावतनामा भिजवाया गया है। तमाम हमें कुछ ममालिक से इजलास में शिरकत की तस्दीक मौसूल हुई है और वक्त आने पर आगाह किया जाएगा कि मज़ीद किस मुल्क ने तस्दीक की है, जिसके बाद आज भारतीय वज़ीर खारजा की तस्दीक सामने आ गई। गुज़श्ता साल मई में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वज़ीर खारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की थी। ताहम उन्होंने अपने दौरे में किसी भारतीय ओहदेदार से दो तरफा मुलाकात नहीं की थी। उसके बाद जुलाई 2023 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी की दावत पर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से वर्चुअल खिताब किया था। अब शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही पाकिस्तान के पास है, जिसकी दावत पर भारतीय वज़ीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले आखिरी भारतीय आला ओहदेदार इस वक्त भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह थे, जिन्होंने अगस्त 2016 में सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी 25 दिसंबर 2015 को मुख्तसर दौरे पर लाहौर आकर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। उससे चंद दिन पहले 8 दिसंबर 2015 को उस वक्त की भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आई थी। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।